डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केजी क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय यानी सेट्स। इसके अंतर्गत आज हम पहला अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं समुच्चय यानी सेट्स। तो समुच्चय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंडर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जॉर्ज केंडर ने समुच्चय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसका विकास किया था। तो अब बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक से, आज के सेशन से, कि समुच्चय और उसका निरूपण। अब समुच्चय है क्या आखिर, सेट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी मैथ में, इसके लिए हम बहुत ही आसान भाषा समझेंगे। जैसे आप जानते हैं कि आप मार्केट जाते हैं और थैले में कई अलग अलग चीजें की सामान आप लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, किराने के सामान आप लेके आ रहे हैं। तो यदि हम हर एक सामान को अलग अलग कैटेगराइज कर दें, अलग अलग उस चीज को रखें, जैसे कि फल को हमने एक अलग थैले में रखा, सब्जियों को हमने एक अलग थैले में रखा, किराने के सामान को हमने एक अलग थैले में रखा। तो जब हम इस प्रकार से वस्तुओं को अलग अलग चीजों में कैटेगराइज करके रख रहे हैं, तो यही चीज जब हम गणित में करते हैं, यही काम जब हम गणित में कर रहे हैं, तो उसे हम सेट बोल रहे हैं। यानी जो थैला है, अब गणित में उस थैले को हम सेट बोलते हैं। किस प्रकार से करते हैं तो ये समझिए। जैसे दैनिक जीवन में ताश की गड्डी है, व्यक्तियों की भीड़ है, क्रिकेट की टीम है, इस प्रकार के आपके संग्रह रहते हैं, वस्तुओं के संग्रह रहते हैं। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अब अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या का और एक का भाग जाए तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो में एक का भाग जाएगा और दो का भाग जाएगा, तीन में एक का भाग जाएगा, तीन का भाग जाएगा, चार नहीं, क्योंकि चार में एक का, दो का और चार का, तीन संख्या। मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, तो 5, 7, 11, इस प्रकार से। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या रहती हैं। अब हम कुछ और संग्रहों पर हम विचार करने वाले हैं। 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय संग्रह, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। भारत की नदियों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU का संग्रह, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, 210 के अभाज्य गुणनखंड। अब 210 को यदि आप तोड़ते हैं, 210 को यदि आप फैक्टराइज करते हैं तो 2 से 105 105 बार में, फिर 3 से ये 35 बार में, फिर 5 से ये 7 और 7 से 8। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 हो जाते हैं। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल का मतलब इसको आप फैक्टराइज, इसके आप गुणनखंड करेंगे। तो यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 होंगे, -2x और -3x। तो यहां से आप तोड़ लेंगे तो इसके जो मूल निकलेंगे वो 2 और 3 आते हैं। आई होप बात क्लियर रही होगी। अब कुछ विशेष आपके उदाहरण है, कुछ विशेष आपके संग्रह हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे ये मानिए कि कक्षा 11 और 12। अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों का समुच्चय होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। इसमें दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 3 इस प्रकार से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहलाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें दशमलव की संख्या और भिन्न वाली संख्या, फ्रैक्शन, पूर्णांक में नहीं आती। परमेय संख्या का समुच्चय तो आपको पता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी परमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो परमेय और अपरमेय या आप जितनी भी संख्याएं सोच सकते हो वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। हर तरीके की संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस को छोड़ के, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या हो, अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या हो, वो
सम्मिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बात क्लियर है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है? परमेय और अपरमेय संख्याओं का समुच्चय कह दीजिए, या हर तरीके की संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आएगा। अब हम कुछ और अगर बात करें कि समुच्चय कौन नहीं हो सकता है, तो इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है समुच्चय? क्योंकि आपके लिए कोई गणितज्ञ अधिक फेमस हो सकता है, आपका कोई फेवरेट हो सकता है, किसी और व्यक्ति के लिए कोई और गणितज्ञ फेवरेट हो सकता है। तो यहां पर जब दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, जब दो लोगों के बीच में तुलना हो, तो वहां पर सुपरिभाषित संग्रह नहीं बनता है। आई रिपीट, यदि दो लोगों के बीच में तुलना हो, अगर हम बात तुलना की कर दें या आप सर्वाधिक विख्यात शब्द समझे, तो वहां पर सुपरिभाषित संग्रह नहीं बनेगा। इसका मतलब यह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। अब कुछ नोट्स पर अपन ध्यान देंगे कि समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द है। मतलब समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उन्हें हम ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट कहते हैं, जो भी चीज रहेगी। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के जो अंदर वाले होंगे उनको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये हर समय नहीं होगा। यदि क्वेश्चन में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है एलिमेंट्स के लिए, अवयवों के लिए, तो वहां पर कैपिटल लेटर इस्तेमाल होंगे। फिर आप ये मत कहिए कि सर आपने कहा था स्मॉल लेटर और इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल लेटर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वहां पर क्वेश्चन में जो कहेगा आपको एलिमेंट में वही भरना है, ठीक है। मतलब समुच्चय में जो अवयव होगा, यदि कोई अवयव समुच्चय में है तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? वो कहलाएगा एप्सिलॉन। मान लीजिए हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वॉवेल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल ये होते हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ए कैपिटल वी में है, ई कैपिटल वी में है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ए एप्सिलॉन का निशान और वी, ए एप्सिलॉन का निशान और वी। लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है। ए वी का समुच्चय, ए वी का अवयव है, ए समुच्चय वी का अवयव है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ए समुच्चय वी का अवयव है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि बी फॉर बेबी, तो ये इसका समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय नहीं है तो इज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे कि बी इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल वी, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ए समुच्चय वी का अवयव है, बी समुच्चय वी का अवयव नहीं है, इस प्रकार से। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो ये निशान है, ये इस निशान को हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। इस निशान का मीनिंग, इस निशान का जो पढ़ने का तरीका है वो एप्सिलॉन, लेकिन इसकी जो मीनिंग है उसे वो बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय को लिखने की विधि। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, एक तो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम रोस्टर रूप और सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो जब हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो आप उसको लिख रहे हैं वी बराबर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो अब ए ई आई ओ यू ये कहलाएगा रोस्टर रूप। मतलब क्या कि किसी भी संग्रह को आपने अवयवों के रूप में लिख दिया तो वो रोस्टर रूप कहलाएगा। किसी भी संग्रह को, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के संग्रह, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह है, ठीक है। तो किसी भी संग्रह को आप अवयव के रूप में लिख रहे हो तो रोस्टर रूप कहलाएगा।
और यदि उसको गुणों के रूप में, उसकी प्रॉपर्टी के रूप में लिख रहे हैं तो वो समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। कैसे? तो विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो हो जाएंगे आपकी 1 2 3 6 7। प्रॉपर्टी के रूप में लिख रहे हैं तो वो समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। कैसे? तो विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो हो जाएंगे आपकी 1 2 3 6 7 14 21 42। तो जब हम इस प्रकार से संख्याओं को लिख रहे हैं अवयव के रूप में, तो उसे हम कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों, सभी स्वरों का समुच्चय, इसको हम AEIOU के रूप में लिख रहे हैं, तो ये रोस्टर रूप है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 डॉट 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 सो ऑन, तो ये भी आपका रोस्टर रूप कहलाएगा। अब इन्हीं चीजों को यदि आप गुणधर्म के रूप में लिखते हैं तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। समुच्चय निर्माण रूप हम आगे देखेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी रोस्टर रूप में अवयवों को क्रम से लिखना जरूरी नहीं है। मतलब यदि हम 1 के बाद 3 लिख लें, 7 लिख लें, 21 2 6 14 42 इस प्रकार से भी लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अवयव आगे पीछे हो सकते हैं। आई होप बात क्लियर रही होगी। रोस्टर रूप में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं टिप्पणी कि यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। दोबारा नहीं लिखने का मतलब क्या है कि आप अक्षरों को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे स्कूल है तो यहां आप देख रहे हैं 2 ओ दिए हैं, तो लेकिन हमने एक ही ओ इस्तेमाल किया है। तो अगर हम स्कूल को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे कि आप महिला कोष्टक लेंगे पहले और उसके अंदर हम लिखेंगे SCHOL। यहाँ पर 2 ओ की जगह 1 ओ का इस्तेमाल करेंगे। ये कहलाता है आपका रोस्टर रूप। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप की। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि यदि हम संग्रह को गुण धर्मों के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में लिखें तो वो कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं AEIOU, उनको यदि हम गुण के रूप में लिखें, किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे कि V इज इक्वल टू, V बराबर, आप मध्यम कोष्ठक लगाएंगे, X लगाएंगे और ये 2 बिंदु, अब इन 2 बिंदु क्या कहलाएंगे आगे बताते हैं। 2 बिंदु X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। एक का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि आपको ये 2 बिंदु क्या कहलाते हैं। इन 2 बिंदुओं को हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉलन। इनका नाम है कॉलन, पढ़ते अलग है। जैसे यहाँ पर हम इस अक्षर को एप्सिलॉन पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन नाम है इसका, लेकिन पढ़ते क्या है? बिलोंग्स टू। ठीक है ना? तो V बराबर, अब इसका हम एक ही समझिए इसको पढ़ना कैसे, कि महिला कोष्ठक दिया है, महिला कोष्ठक को कैसे पढ़ना है, फिर X दिया है, X को किस प्रकार से, ये 2 बिंदु दिए हैं, किस प्रकार से पढ़ना है, तो इसका क्रम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो महिला कोष्ठक लिखा है, जो महिला कोष्ठक लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे इस प्रकार से, द सेट ऑफ ऑल, फिर ये स्मॉल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, फिर ये x और फिर ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गई बात। क्या पढ़ेंगे इसको? द सेट ऑफ ऑल x, और ये जो 2 बिंदु हैं इन्हें हम कॉलन बोलते हैं, इनको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, इन 2 बिंदु को हम पढ़ते क्या है? सच दैट पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, फिर ये वाला x, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब एक स्वर का क्या मतलब है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, तो क्या हम एक इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहां कहने का एक से मतलब है कि कोई भी एक हो सकता है। वो ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी। अब कौन सा होगा ये नहीं पता, तो इसका मतलब वो सभी होंगे। यहां पर एक का मतलब सबसे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहां पर एक से मतलब सबसे है, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि कौन सा, और वो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 जो स्वर आते हैं वो प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप बात क्लियर है कि यदि हम रोस्टर रूप की बात करते हैं तो रोस्टर रूप में आप अवयवों को डायरेक्ट लिख रहे हैं, और समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में आप अवयवों को, गुणधर्मों को लिख रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी के रूप में लिख रहे हैं, और इस प्रकार से लिख रहे हैं। महिला कोष्ठक, फिर ये x, फिर ये 2 बिंदु, इन्हें कॉलन नाम है इनका, पढ़ते सच दैट है, फिर x और फिर ये प्रॉपर्टी लिखते हैं।
इस प्रकार से क्लियर है आपकी। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सभी x का समुच्चय जहां x, फिर ये पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार से पहला जो आपका उदाहरण है इस पे देख लेते हैं कि कह रहा है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो बहुत ही बात आसान सवाल है, कुछ नहीं है, आप इसको पहले सॉल्व कीजिए और गुणनखंड करना आप लोगों को आते होगा, ठीक है। तो मैं गुणनखंड पर नहीं जाऊंगा, हल करता हूं इसको मैं। x² + x - 2 = 0, ठीक है। तो ये आपका 2 × 2, तो ये x² + 2x - x - 2 = 0। यहाँ x कॉमन है तो ये हो गया आपका x + 2, यहाँ -1 कॉमन है तो ये हो गया आपका x + 2 = 0। तो ये निकल के आएगा आपका x + 2 और ये निकल के आएगा x - 1 = 0। तो यहाँ से इसके जो मूल निकले x बराबर -2 और 1, तो इसको समुच्चय निर्माण, समुच्चय जो है वो रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल X बराबर महिला कोष्ठक, फिर -2 और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहा है कि समुच्चय x such that x, अब ये द सेट ऑफ ऑल x, जो महिला कोष्ठक है ये नहीं पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो बिंदु हैं इनको सच दैट पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² < 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अब x एक धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव पूर्णांक है और यहां दिया x², यानी आपको 40 से छोटे जितने भी वर्ग हैं वो लेने हैं, ठीक है। तो 40 से छोटे जब आप वर्ग ले रहे हैं तो वर्ग का मतलब क्या है कि आप 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 9, 16, 25 और 36 इन वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्ग की बात कर रहा है। x² क्या कहलाएंगे, x² का मतलब वर्ग है, संख्या का वर्ग। तो 40 से कम वर्ग कौन कौन से हैं, 40 से वर्ग छोटे जो वर्ग है वो 1, 4, 9, 16, 25, 36। और जब हम संख्या की बात करें, क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो जब हम संख्या की बात कर रहे हैं तो इसको रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे कि x बराबर 1। अब हम वर्गमूल करते जाएंगे, ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई 1 का वर्गमूल 1, 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4, 25 के लिए 5 और 36 के लिए 6। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि समुच्चय ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आप इसको क्वेश्चन में जरूरी ये है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या रहा, आपका जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जरूरी है। देखिए 1 दिया है, 4 दिया, 9 दिया, 16 दिया, 25 दिया। अभी अपनी बात हुई थी ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। इसका मतलब क्या कह रहा है अपन, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में, गुणों के रूप में, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि कैपिटल ए बराबर महिला कोष्ठक, फिर आपको लिखना है अगर हम x को संख्या माने तो x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह, इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, तो ये प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं और डॉट डॉट है तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह हो गया। या फिर हम इसको और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a बराबर x सच दैट x। अब x किसके बराबर हो गया, संख्या के बराबर हो गया, n², जहां n का वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग ही तो हो रहा है यहाँ पर, तो n², जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब जो स्मॉल n है वो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। आई होप बात क्लियर रही होगी मेरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है आपको। अब ये देखिए चौथा उदाहरण आपको, तो ध्यान देंगे इसमें क्या है कि समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए।
अब क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये क्रम से देखिए कि 1 2 फिर ये 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 इस प्रकार से क्रम से रूप में दिया है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो अंश है हर से एक छोटा है। मतलब क्या कि यदि आपने अंश में n मान लिया तो हर एक ज्यादा हो रहा। देखिए 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6, 6 का 7। यानी अगर आपने अंश में कुछ लिया तो हर में एक ज्यादा ले रहे। एक ज्यादा का मतलब क्या है कि n+1। अगर अंश में n लिया तो हर में एक ज्यादा यानी n+1। तो आपका समुच्चय निर्माण रूप बन गया। कैसे लिखना है आपको कि कैपिटल X ले लिया आपने और यहाँ पर महिला कोष्टक इस प्रकार लिखा x सच दैट x बराबर n/n+1, जहां अब n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही, कहां से कहां तक, 1 से 6 तक। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6 और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय। तो ये आपका रोस्टर रूप दिया है। ये कौन सा फॉर्म दिया है, ये रोस्टर फॉर्म दिया आपको। दाईं ओर समुच्चय निर्माण यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया। सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान करना बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल और यहाँ पर ये प्रिंसिपल। तो क्या कर रहे हैं आप कि पहले को डी से मिला दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 0 दिया। अब 0 कहाँ आएगा ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये देखिए कि x+1 बराबर x दिया। इसका मतलब क्या कि एक को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 1 - 1 यानी 0 आएगा। तो 0 किसके लिए जा रहा है, ये दूसरे को सी से मिला दीजिए, इस प्रकार से जा रहा है। अब ये देखिए 1 2 3 6 9 18। तो ये हो रहा है पहले के लिए। पहले के लिए क्यों, क्यों कह रहा है 18 का भाजक। 18 के भाजक का मतलब 18 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं। 18 को 1 करेगा, 2 3 6 9 18। तो ये संख्याएं डिवाइड करेंगी। तो इसको इससे मिला मिला दिया और चौथे का आपको निश्चित है कि ये बी से मिल जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप x² -9 बराबर 0 दिया है। तो x² बराबर क्या होगा 9 और x बराबर √9। अब पूर्णांक था तो पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों संख्याएं होंगी यानी x बराबर +-3। तो +3 और -3 b से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी उदाहरण है।